कुछ जानवर इंसानों से आज़ादी पाने के लिए संघर्ष करते हैं, लेकिन उनका अपना नेता नेपोलियन नाम का सुअर तानाशाह बन जाता है और उन जानवरों की हालत पहले से भी बदतर हो जाती है। ऑथर जॉर्ज ऑरवेल। एक बार एक किसान अपने मैनर फार्म पर बहुत से जानवरों के साथ रहता था। तरह तरह के जानवरों में ओल्ड मेजर नाम का एक बूढ़ा सुअर भी था। एक दिन वह सब जानवरों को इकट्ठा करता है। वह उनसे कहता है कि उसने एक सपना देखा जिसमें सब जानवर मिलजुल कर एक साथ रह रहे थे और वे आदमी के अत्याचारों से भी आज़ाद थे। वह सब जानवरों से कहता है कि उन सबको इस सपने को साकार करने के लिए प्रयास करना चाहिए। फिर वह उन्हें बीस्ट ऑफ इंग्लैंड नाम का गाना सुनाता है, जिसमें उसके ड्रीम को ही लयबद्ध किया गया था। सब जानवरों को ओल्ड मेजर का ये सपना प्रेरणा से भर देता है। लेकिन जल्दी ही ओल्ड मेजर की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन के बाद स्नोबॉल, नेपोलियन और स्क्वीलर नाम के 3 युवा सुअर ओल्ड मेजर के विजन पर बेस्ड एक फिलॉसफी बना देते हैं, जिसे एनिमलिज्म का नाम दिया जाता है। एक रात फार्म के सब जानवर रिवोल्ट कर देते हैं। वे फार्म के मालिक मिस्टर जोन्स को लड़ाई में हरा देते हैं और उसे वहां से भागने पर मजबूर होना पड़ता है। फिर फार्म का नाम बदलकर एनिमल फार्म रख दिया जाता है। सब जानवर ओल्ड मेजर के सपने को साकार करने की शपथ ले लेते हैं। बॉक्सर नाम का मेहनती घोड़ा सबसे ज्यादा उत्साहित था। उसने अपनी सारी शक्ति को सब एनिमल्स की भलाई में लगाने का निर्णय कर लिया था और उसने एक नारे को दिल में बसा लिया, मैं और ज्यादा मेहनत से काम करूंगा। धीरे धीरे एनिमल फार्म फलने फूलने लगा। स्नोबॉल सब जानवरों को पढ़ना लिखना सिखाने लगा। नेपोलियन ने 9 पिल्लों को अपना शिष्य बना लिया और उन्हें ओल्ड मेजर के सिद्धांतों की शिक्षा देने लगा। एक दिन मिस्टर जोन्स फिर से अपनी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमाने के लिए आया, लेकिन जानवरों ने मिलकर उसे फिर से भगा दिया। इस लड़ाई को बैटल ऑफ काउशेड का नाम दिया गया। जानवरों ने किसान की गन भी हासिल कर ली और उसे विक्ट्री का टोकन माना गया। वक्त के साथ साथ नेपोलियन और स्नोबॉल में मतभेद पैदा होने शुरू हो गए। दोनों में इस बात को लेकर स्ट्रगल रहने लगी कि जानवरों पर किसका प्रभाव और कंट्रोल ज्यादा होगा। एक बार स्नोबॉल ने एनिमल फार्म में एक विंडमिल लगाने की सोची, जिससे बिजली बनती और बहुत से काम आसानी से हो जाते। उसे लगा इससे सारे जानवर उसकी साइड आ जाएंगे, लेकिन नेपोलियन ने इस चीज का खुला विरोध किया और कहा करंट लगने से जानवरों की मौत हो सकती है। स्क्वीलर भी नेपोलियन के साथ था। आखिर वोट करवाने का फैसला हुआ। इलेक्शन के शुरू में स्नोबॉल ने बहुत भावनात्मक स्पीच दी। इसके विपरीत नेपोलियन थोड़ा सा ही बोला, लेकिन तभी उसने एक अजीब सी आवाज निकाली। उसके आवाज करते ही नेपोलियन के 9 शिष्य, जो अब खूंखार कुत्ते बन चुके थे, गुर्राते हुए वहां आ पहुंचे। उन्होंने स्नोबॉल को वहां से खदेड़ दिया और वह जान बचाकर वहां से भाग गया। इसके बाद नेपोलियन ने खुद को एनिमल फार्म का लीडर घोषित कर दिया। उसने ऐलान किया कि इसके बाद एनिमल्स की मीटिंग्स नहीं हुआ करेगी। सिर्फ सुअर ही एनिमल्स के हितों के लिए सारे नियम कानून बनाएंगे। इसके बाद नेपोलियन एकदम से विंडमिल के प्रति अपनी सोच बदल देता है और सब जानवरों को कहता है कि विंडमिल लगाने के लिए जोर शोर से जुट जाएं। इससे बिजली आएगी और कोई ठंड से या भूख से नहीं मरेगा। सब एनिमल्स इसमें जुट जाते हैं। बॉक्सर घोड़ा भी इसमें जी जान से जुट जाता है। वह नेपोलियन को सर्वश्रेष्ठ नेता मानता है और यह विश्वास करता है कि नेपोलियन कभी गलत नहीं हो सकता। एक दिन तूफान आता है और जानवरों द्वारा बनाई गई विंडमिल उखड़कर गिर जाती है। कुछ इंसान उन्हें बताते हैं कि विंडमिल की दीवार पतली बनाई गई थी, इसलिए यह उखड़ गई। लेकिन नेपोलियन और स्क्वीलर ये प्रोपेगेंडा करते हैं कि स्नोबॉल ने षड्यंत्र रचकर विंडमिल गिरवाई थी। इसके बाद नेपोलियन ग्रेट पर्ज शुरू करता है, जिसमें स्नोबॉल के समर्थकों को शिकारी कुत्तों से कटवाकर मरवा दिया जाता है, ताकि आगे से कोई भी नेपोलियन की नीतियों के खिलाफ आवाज न उठाए। फिर नेपोलियन अपनी पावर और बढ़ाने लगता है। वह हिस्ट्री को भी चेंज करवा देता है और उसमें लिखवा देता है कि स्नोबॉल एक बहुत बड़ा आतंकवादी है और एनिमलिज्म का दुश्मन है। धीरे धीरे नेपोलियन मनुष्यों की आदतें अपनाने लगता है और भोग विलास में डूब जाता है। वह बेड पर सोता है, विस्की पीता है और पड़ोसी के किसानों के साथ व्यापार भी करने लगता है और अपने लिए लग्जरी की वस्तुएं खरीद लेता है। ये सब एनिमलिज्म के प्रिंसिपल्स के खिलाफ था, लेकिन उसका प्रोपेगेंडा करने वाले स्क्वीलर ने सबको बताया कि नेपोलियन जो भी कर रहा है वह एनिमल्स के भले के लिए ही कर रहा है।
क्योंकि वह एक महान लीडर है। लेकिन अब तक सारे जानवर तरह तरह की समस्याओं से पीड़ित हो चुके थे। उनसे दुगना काम लिया जा रहा था और वे भूख और ठंड झेल रहे थे। नेपोलियन सिर्फ अपना स्वार्थ साधने में लगा हुआ था। अब ओल्ड मेजर का विजन कहीं भी नजर नहीं आता था। कुछ समय बाद एनिमल्स ने दिन रात मेहनत करके फिर से विंडमिल बना ली थी। लेकिन एक दिन पड़ोस के कुछ किसानों ने डायनामाइट से विंडमिल को उड़ा दिया और एनिमल्स पर हमला कर दिया। लेकिन इस लड़ाई में फिर से एनिमल्स जीत गए। लेकिन इसी बीच बॉक्सर घोड़े को बहुत सी चोटें आईं। एक दिन विंडमिल का काम करते हुए वह गिर गया और उससे लगा उसका अंत नजदीक है। जल्दी ही बॉक्सर गायब हो गया। सब हैरान थे कि वह अचानक कहाँ चला गया। तभी स्क्वीलर आकर कहता है कि बॉक्सर को इलाज के लिए हॉस्पिटल ले जाया गया था, लेकिन वहां उसकी मृत्यु हो गई और उसकी शहादत को हमेशा याद रखा जाएगा। लेकिन हकीकत में नेपोलियन ने अपाहिज हो चुके बॉक्सर को ग्लू मार्केट में बेच दिया था ताकि उस पैसे से वह विस्की ले सके। ग्लू मार्केट में बेकार हो चुके घोड़ों को मार दिया जाता था ताकि उनकी चर्बी और मज्जा से ग्लू गोंद बनाए जा सके। ऐसे ही एनिमल फार्म पर सालों बीतते गए। समय के साथ सुअरों का रहन सहन ज्यादा से ज्यादा इंसानों की तरह होता चला गया। अब वे भी सीधे चलते थे, सूट बूट पहनते थे और बाकी जानवरों को मारने के लिए कोड़ा लेकर घूमते रहते थे। वे सब ऊंची पोस्ट्स पर थे, जबकि बाकी जानवरों से सिर्फ मेहनत मजदूरी करवाई जाती थी। एनिमलिज्म के सारे प्रिंसिपल्स खत्म कर दिए गए थे। अब सिर्फ एक प्रिंसिपल ही एक तख्ती पर लटका रह गया था, जो था सारे जानवर बराबर हैं। लेकिन कुछ जानवर दूसरों से ज्यादा बराबर है। All animals are equal, but some animals are more equal than others। यह उपन्यास का फेमस कोट है। कोष्टक। एक बार नेपोलियन एक बड़े किसान के साथ एक डील करता है। वह कहता है कि जानवरों और इंसानों की लेबर क्लास एक साथ काम करे, और फिर ऐसा ही होने लगता है। इसके बाद नेपोलियन एनिमल फार्म का नाम बदलकर फिर से मैना फार्म कर देता है, क्योंकि उसका मानना था कि पहले वाला नाम अपमानजनक है। इसके बाद जब एक घर के अंदर जानवरों और मनुष्यों की एलीट क्लास की पार्टी चल रही थी, तो बाहर से देखने वाले जानवरों को यही पता नहीं चल पा रहा था कि सुअर कौन है और आदमी कौन। समाप्त। दोस्तों, ये थी इस विश्व विख्यात नॉवल की समरी। इस नॉवेल्स में बहुत सी थीम्स हैं जो हर देश की राजनीति को रिफ्लेक्ट करती हैं। आपको क्या लगता है, इस उपन्यास की कौन सी घटना हमारे देश की पॉलिटिक्स से मेल खाती है? नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। इस समरी को शेयर भी करें। धन्यवाद।